हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना दैट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। क्या कहता है राउल्ट का नियम, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। फालतू की बातों पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको मैं पहले बोल दे रहा हूं आपको, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, टॉपिक समझ में आती है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम। इस पे एपीवाईक्यू भी आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। राउल्ट का नियम आपका जो पहला चैप्टर है विलेन, वहां से लिया गया है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है राउल्ट का नियम। यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं बढ़िया से और इनका नियम भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो समझते हैं क्या बोला है कि अगर कोई अपने वाष्पशील द्रव का विलेन है, वाष्पशील द्रव का मतलब क्या है कि उसका वाष्प बन रहा है। आप उसको गर्म करो, उसका वाष्प बन रहा है। सिंपल सी बात कितनी है, अगर उसका वाष्प बन रहा है, जैसे मान लो ये आपने कोई पात्र लिया है, ठीक है ना, और आपने इसे नीचे से गर्म करना शुरू किया, हीट दिया, इसको ढक के रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा हुआ था। अभी लिक्विड क्या होगा, जब आप इसे हीट देंगे तो ये इसका वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, तो इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा, कुछ दाब लगेगा। तो ये कितना दाब लगेगा, ये प्रेशर क्या होगा, इसी से रिलेटेड इनका नियम है। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या कहा, लिखो जरा स्टेटमेंट। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का, अब विलयन है तो उसमें विलायक भी होंगे, विलेय भी होंगे, कई घटक हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि विलयन हमारा क्या है, द्विअंगी है, त्रिअंगी है, बहुअंगी है, मतलब कितने चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती, यानी जो उसका आंशिक दाब होगा वो मोल प्रभाज यानी मोल अंश के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है। अब हम अगर मान ले यहां से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाए तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। अब अगर हमारा शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक की अवस्था में, बाकी कुछ नहीं मिला है भैया, क्या है, शुद्ध विलायक की अवस्था है, कुछ नहीं हमने मिला उला रखा है। तो शुद्ध विलायक की अवस्था में जो xi की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी दो विलयन है, द्विअंगी विलयन, तो जिसमें एक का मोल अंश x1 दूसरे का x2, तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा। अब हमारे पास शुद्ध विलायक है, कुछ मिला ही नहीं है, तो ये 0, x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस अवस्था में जो हमारा pi है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, p नॉट बोलते हैं। तो हमारा k किसके बराबर आ जाएगा, तो k की जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, pi को क्या नाम दे देंगे, p नॉट नाम दे देंगे। और ये हमारा किसके बराबर आएगा, k की, क्योंकि xi 1 है। ऑलराइट, तो ये वाली वैल्यू उठा करके यहां पे रखो, तो हमारा जो pi है वो क्या मिलेगा, pi बराबर p नॉट i इंटू में xi। ये अपने को प्रेशर मिल गया। अब सुनो, मान लो हमने कोई अगर विलेन बनाया है, हमारे पास अगर कोई विलेन है, तो विलेन में दो चीजें होती हैं। क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। तो हमने मान लिया कि विलायक का मोल प्रभाज x1 और जो विलेय पदार्थ हमने डाला है उसका मोल प्रभाज x2 है, ये हमने मान लिया। ओके, और हमें पता है कि भाई x1 प्लस x2 बराबर किसके होता है, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, चूंकि x1 प्लस x2। अच्छा, तो इसकी वजह से मान लेते हैं, इसका वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है, इसकी वजह से प्रेशर P2 लग रहा है। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो कुल वाष्प दाब P टोटल किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के। तो P बराबर क्या मिलेगा, P1 क्या हो जाएगा, P नॉट x1, P नॉट 1 x1 प्लस ये हो जाएगा P नॉट 2 x2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या मिल गया, कुल वाष्प दाब मिल गया टोटल। इसकी वजह से जहां पे P1 नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P2 नॉट क्या है, शुद्ध विलेय पदार्थ का वाष्प दाब, x1 x2 इन दोनों के मोल अंश। अब आप चाहो तो इनको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि x1 और x2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो x1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2। तो जहां जहां x1 लिखा है वहां रख दो, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, p1 नॉट x1 की जगह क्या लिख दो, 1 माइनस x2 प्लस का p2 नॉट x2। तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो p1 नॉट माइनस p1 नॉट x2 प्लस का p2 नॉट x2। तो p की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है, p1 नॉट एज इट इज रहने दो, माइनस का प्लस ले लो यहाँ पे, और किसको कॉमन ले लो, x2 को आप कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, p2 नॉट माइनस p1 नॉट। तो ये प्लस है तो इसको इधर ले आओ, तो p माइनस
P1 नॉट बराबर P2 नॉट माइनस का P1 नॉट इंटू x2। तो यहां से P माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा अपने को, बस यही रहने दो, इसको इधर भेज दो तो डिवाइड भी आ जाएगा, इसको आप इधर भेजोगे तो ये क्या मिलेगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट बराबर x2 क्या आ जाएगा। तो देखो ये फार्मूले हैं रिकॉल करने के, आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिक फार्मूला अपना क्या है भाई, एक ये दिमाग में रखो, ठीक है ना, ये भैया P नॉट कैसे, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला फार्मूला पहला, इसको डबल स्टार बनाओ, ठीक है, और दूसरा इसको डबल स्टार बनाओ, बस बाकी चीजों से दिमाग में लाने में की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन लगा है, हम अपने उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं कि नीचे का आपको दिखे, लेकिन यार नीचे का सेट करेंगे तो ऊपर गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया जो भी है, ठीक है। हाँ चलो, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है आपको, एथेनॉल और मेथेनॉल बोला है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, अगर मैं बात करूं एथेनॉल की, तो एथेनॉल क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे C2H5OH, यानी तो इसका अगर मैं मोलर द्रव्यमान पूछूं तो देखो दो कार्बन है, दो कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 6 हाइड्रोजन का ये हो गया 6 और इसका हो जाएगा 16, तो 12 6 18 और 16 कितना हो जाएगा 12 6 18 और 16 32 2 34, कितना आ जाएगा इसका 34। मोलर द्रव्यमान की बात हो रही। अगर मैं यहाँ पे मेथेनॉल की बात करूं तो मेथेनॉल क्या होगा CH3OH, तो एक कार्बन का 6, 4 हाइड्रोजन है और ये 16 और 10, इसका हो जाएगा 26। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, देखो हमें x1 और x2 चाहिए, तो हम x1 निकालेंगे, तो x1 के लिए हमें क्या चाहिए, पहले n1 चाहिए, क्योंकि x का फार्मूला क्या होता है, x1 बराबर होगा n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, है ना। तो यहाँ पे मेथेनॉल के इसको हम लोग 1 बोल दे रहे हैं, चलो एथेनॉल को और मेथेनॉल को 2 बोल दे रहे हैं, तो हमें पहले n1 चाहिए। तो n1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तो n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो एथेनॉल का हम निकाल रहे हैं, तो एथेनॉल का कितना बोला गया 60 ग्राम दिया उसने, कितना दिया है बच्चा लोग 60 ग्राम उसने दिया है, और मोलर द्रव्यमान कितना है 34 है, तो 64 डिवाइडेड बाई 34, इसको अभी सॉल्व करके देख लेते कितना आएगा। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना दिया है 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 26, तो इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद अपने को क्या मिलेगी, मैं मल्टीप्लाई कर देता डिवाइड कर लेता हूं यार, ठीक है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 46 आएगा क्या, 16, दो कार्बन, एक कार्बन का ही 12 होता है यार, यही पे गलती होगी, सॉरी, दो कार्बन का हो जाएगा 24, 24 6 30 और 16 46, हाँ, और यहां पर आएगा 12, तो 12 4 16 और 16 32, तो यहां पर आप लिखेंगे 32 और इसकी जगह पर आएगा 46। भाई मैं सोच रहा था कि कैलकुलेशन के बाद वैल्यू अलग क्यों आई है, जो आनी चाहिए वो तो आ नहीं रही। हाँ तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, कैलकुलेटर भाई साहब आ जाओ, कहां गए, 60 डिवाइडेड बाई 46 कितना आएगा 1.3, ये कितना आएगा 1.3, इसको आप डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 32, फटाफट कर लेते हैं, वैसे 832 8 5 40 वैसे भी कटेगा, बट ठीक है टाइम कौन वेस्ट करे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25, इसकी वैल्यू आती है 1.30, तो हमें x1 निकालना है, तो x1 की वैल्यू n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, n1 कितना है 1.30, ये कितना आ जाएगा भैया 30 20 50 5 55, यानी 2.55, कितना आएगा 2.55 मिलेगा, कितना मिलेगा अपने को 2.55, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देख लो, 1.3 डिवाइडेड बाई 2.55 यानी 0.509, कितना आएगी 0.509 आ रही है, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लें 0.51 मान लें अप्रोक्सीमेटली, तो ये x1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आप x2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें देखो एक बात पता है कि x1 और x2 दोनों क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x1, देखो यहाँ पे x1 x2 दोनों 1 होता है,
तो x2 निकालना है, 1 माइनस x1 हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1 माइनस 0.51, तो x2 की वैल्यू आएगी 0.59, ठीक है ना, और x1 की वैल्यू कितनी है अब ले लो। तो टोटल आपको दाब निकालना था P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट P1 नॉट। इसका एथेनॉल के लिए दाब कितना दिया हुआ है 44.4, कितना है 44.4 इंटू x1 कितना है 0.51 प्लस P नॉट 2, ये एथेनॉल के लिए दे रहा, मेथेनॉल का कितना बोला है 88.7 इंटू में 0.49। चलो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं फटाफट, है ना, 44.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.51 22.64 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 88.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.49 43.46, इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 60.59 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 60.59, कितना आना चाहिए 43, 6 4 वैसे भी आप जोड़ लेते हैं, 6 4 10, एक बचेगा 6 4 10 11, 1 3 2 5 1 6 4 2 6, 66.10 है ना, अप्रोक्सीमेटली 66 आ जाएगी वैल्यू। प्रेशर कितना आ जाएगा 66 mm Hg, ऑलराइट। तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें हो जाता है बच्चा लोग, ध्यान देना। तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आप लोगों की कैसे होगी, तो बार बार क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसका, अच्छा नीचे का यार दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा देख लो जरा, कितना आ रहा था ऐड करने पर 66 अप्रोक्सीमेटली मिल रहा था, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 66 mm Hg। बाकी आप लोग फटाफट इसको ऐड कर लेना। उम्मीद करते हैं अब विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ में आएंगी, थोड़ी सी आज जल्दबाजी में हुआ है वीडियो, बट फिर भी कोशिश की मैंने एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अगला टॉपिक अपन का जो भी होगा बड़ा कायदे से होगा, कोशिश करेंगे कि एक आध अपन लोग जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उनके बारे में भी चर्चा शुरू करते हैं, है ना, एक एक दो महत्वपूर्ण रिएक्शंस भी करते रहेंगे तो बेहतर होगा। बाकी अगली क्लासेस में आपको ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आएंगी, एक बार दोबारा आप वीडियो को देख लेंगे तो अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।